नमस्कार साथियों। आज हम YCT यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो बुक 62 सेटों का लाया गया है बिहार के संदर्भ में, उसी का सेट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर 50 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए हम अलग से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करके के साथ आपको दिखाएंगे। तो अभी जीएस का पोर्शन देखते हैं। तो जीएस में चलिए अगला देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया। 51 नंबर प्रश्न है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। इन मंडलों को सूक्तों में बांटा गया है। इसमें कुल 1028 सूक्त है। दूसरे भाग में 64 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो ये क्रमवार देखना है। तो इसका सही आंसर है अशोक की कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर है 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी देश के आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मूर्ति 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, हुआ था। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिए। 55 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ज्योतिबा राव फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। इनका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाना। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की। इनका उद्देश्य समाज में विषमता और छुआछूत को समाप्त करना था। उसके बाद है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले जो घटना हुई है उसको देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। 57 नंबर प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? इसका सही आंसर है हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। उसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आनंद भवन का सही क्या होगा? साबरमती आश्रम, गेटवे ऑफ इंडिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद भवन का हो गया इलाहाबाद प्रयागराज, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जालियांवाला बाग अमृतसर। यानी आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जालियांवाला बाग अमृतसर। अब 59 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अलाई दरवाज़ा, आगरा का किला, इत्माउद्दौला का मकबरा, दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर देख, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, आगरा का किला अकबर द्वारा, इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा, दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा। तो सही आंसर बी हो गया।
60 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? इसका सही आंसर है 8वें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। 62 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? इसका सही आंसर है दिसंबर 1946 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी सभापति 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2022 द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 64 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अन्य सभी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है 2014 ईस्वी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। 66 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये पुराना करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो पढ़ लेते हैं कि प्रहलाद जोशी। जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में सरकार एवं संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वयकारी के रूप में कार्य करता है। फिर अगला भी है कि जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इसका होगा थावरचंद गहलोत। जुलाई 2021 में थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का कार्य देख रहे थे। 69 नंबर प्रश्न है, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में
महान न्यायवादी का वर्णन है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। दिल्ली, आगरा, मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे बसे हैं, जबकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। 72 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। 73 नंबर प्रश्न है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? इसका सही आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात। भारत के झारखंड राज्य जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जबकि धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड बिहार में स्थित है। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? इसका सही आंसर होगा गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है एशिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल सतह का 8.8% हिस्सा है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के 7 महाद्वीप पृथ्वी के भूमि का क्षेत्र का 29% है। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा पोटाश, पाइराइट, अभ्रक, यानी कि उपयुक्त में से सभी। बिहार खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, कोयला, गंधक, पोटाश, पाइराइट, अभ्रक, लेड ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम इत्यादि। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक जगह से हुई है। यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन आदि है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। 79 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस होता है? इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण की प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी दिवस की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 में न्यूयॉर्क में हुआ। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इस बांध के पीछे विशालकाय जलाशय है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसके माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। उपयुक्त कथन के अनुसार उपयुक्त विकल्पों में 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है। पंजाब में ग्रामीण जनसंख्या 62.5% है। कर्नाटक में ग्रामीण जनसंख्या 61.43% है, जबकि झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या 75.95% है एवं असम में ग्रामीण जनसंख्या 72.2% है। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? इसका सही आंसर है योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसका वर्णन है। इसका कार्य सरकारी खातों और उसके द्वारा खर्च किए गए जा रहे धन की परीक्षण करना और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वर्तमान में कैग के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? इसका सही आंसर है तंबाकू। दिए गए विकल्पों में बिहार में तंबाकू का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, जबकि इलायची केरल में, कॉफ़ी कर्नाटक में, चाय असम और पश्चिम बंगाल में होता है। 86 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर लीची का ब्रांड नाम है? इसका नाम है शाही लीची। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम शाही लीची है। बिहार में बागवानी मिशन के तहत लीची की खेती होती है। लीची उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। 87 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जूट, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चाय का सही आंसर हो जाएगा असम। गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। यानी कि जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता को फैलाना है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तथा यह 31 मार्च तक चलता है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 तथा अंत 31 मार्च 2023 तक हो गया। 90 नंबर प्रश्न है कि सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है अमित शाह। सहकारिता मंत्री का दायित्व श्री अमित शाह को सौंपा गया है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को हुई। इसका उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती करना है और इसके लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है। 91 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? इसका सही आंसर है 7। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज प्राप्त किए। इसी के साथ ओलंपिक के इतिहास में टोक्यो में अपना सबसे ज़्यादा पदक जीता। इसी के साथ पदक तालिका में भारत का स्थान 48वें नंबर पर रहा। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस, फ्रांस में आयोजित होगा। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में किस संगठन ने एडवांस चेफ तकनीकी विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा DRDO। DRDO का पूरा नाम होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट
को दुश्मन की मिसाइलों से बचाने के उद्देश्य से एक एडवांस चॉफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। 93 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया। अफगानिस्तान में इस्लामी गणराज्य के पतन और अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। 94 नंबर प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। यह अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है। मॉरिशस में 50% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। मॉरिशस की राष्ट्रीय मुद्रा मॉरिशस रुपया है। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। 96 नंबर प्रश्न है, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा लुइस एल्ड्रिच। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक लुइस एल्ड्रिच है। इसने पहली बार 3 मार्च 2020 को हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास 1950 के दशक पर आधारित है। 97 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है? इसका सही आंसर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी। गुरुओं ने अपने प्रभाव से पंजाब में एक भारतीय लिपि को प्रचलित किया। इस लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन है। 98 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान के सत्ता में आने पर वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। ये उस टाइम के करेंट के प्रश्न हैं। 99 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता है? तो इसका सही आंसर होगा अनामिका। वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को प्रदान किया गया। अनामिका को यह पुरस्कार हिंदी क्षेत्र में दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई। उल्लेखनीय है कि साहित्य अकादमी भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को मान्यता दी है। अब 100वां नंबर प्रश्न है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आरक्षण से। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 आरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है। 101 नंबर प्रश्न है, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है? इसका सही आंसर है भ्रूण। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग भ्रूण होता है। भ्रूण किसी बीज या कली का हिस्सा होता है जिसमें पौधा की जड़ों, तनों और पत्तियों के शुरुआती रूप होते हैं। अतः सभी विकल्प सही है, यानी कि ये गलत है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है भ्रूण होगा। इसका भ्रूण आंसर होना चाहिए। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा खाद्य पदार्थ के 2 मुख्य पदार्थ है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। इसका सही आंसर होगा मृतोपजीवी पोषण। फफूंदी सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण ग्रहण करता है, अतः फफूंदियों में पोषण मृतजीवी पोषण से है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य।
ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होता है। यह कोशिकीय शोषण की प्रथम अवस्था है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। 105 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिसके द्वारा शोषण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। उसका सही आंसर है रंध्र। रंध्रों का खुलना और बंद होना पत्तियों में शोषण गैसों को आदान प्रदान रंध्र नामक बहुत छोटे छिद्रों के माध्यम से होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र के रूप में जाना जाता है। ब्रायोफाइटा में होते हैं मॉर्स एवं लीवरवट। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत मॉस, लीवरवट, हॉर्नवट आदि आते हैं। नारियल के फल का प्रसार होता है। इसका सही आंसर होगा रेशायुक्त मीजोकार्प से। नारियल के फल को डफ फल कहा जाता है। इसका प्रसार रेशायुक्त मीजोकार्प से होता है। नारियल में दृढ़ बाह्य फलभित्ति, रेशेदार मध्य फलभित्ति एवं झिल्लीनुमा अंतःफलभित्ति पाई जाती है। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। इसका सही आंसर होगा संपार्श्विक। द्विबीजपत्री तनों में संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम विलय या सांप्रदायिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पौधों में जाइलम के द्वारा जल और खनिजों का प्रवाह पत्तियों तक होता है तथा फ्लोएम से भोजन पौधों के अन्य भागों में जाता है। 109 नंबर प्रश्न है, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। इसका सही नाम है प्रोटीएज। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। कपड़ों से चिकनाईदार प्रोटीन युक्त धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट में उपयोग किए जाते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीवों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है। उसे विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। 111 नंबर, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन ने इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक योग्यतम जीवों का ही चयन करती है, इसीलिए इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत की सूजन का कारण बनती है या वायरस के कारण होता है, जबकि सिफिलिस, HIV, एड्स, गोनोरिया यौन संचारित रोग है। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा का प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। 114 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? इसका सही आंसर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ है। देहगुहा जब नियोडर्म से अधिक रहती है तब यह सीलोम प्रगुहा कहलाती है। टेपवार्म के खंड कहलाते हैं प्रोगोलोटिड। टेपवार्म के खंड प्रोगोलिड कहलाते हैं। एक वयस्क टेपवार्म में सिर, गर्दन और अन्य खंड होते हैं। टेपवर्म एक अकशेरुकी जंतु है जो जानवरों और मनुष्यों के आंतों में रहते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पोको टेपवार्म। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से पोको टेपवार्म कहते हैं। यह सुअर, मांस, फीता कृमि, मनुष्य में संक्रमण करने वाली सामान्य जाति है। यह द्विपोषी परजीवी है। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियम। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग स्यूडोपोडियम होता है। यह अस्थायी रूप से कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन या लोशन के अंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। 118 नंबर प्रश्न है, कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा। कीटों में श्वसन के लिए विशेष अंग टेक्रिया पाए जाते हैं। टेक्रिया पारदर्शी शाखाएं
नालिकाएं होती है जो श्वास रंध्रों द्वारा वायुमंडल में खुलता है। कीटों के शरीर में ट्रेकिया का जाल होता है अतः कीट सांस रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। लाइसोसोम होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन केंद्र। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जी कायों में होता है अतः यह अंतः कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहते हैं। 120 नंबर प्रश्न है, किस जीव से पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा युगलीना। युगलीना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच के योजक कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह कास्टिका की सहायता से गति करता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा वल्केनाइजेशन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को वल्केनाइजेशन कहते हैं। वल्कीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। 122 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है या सबसे ऋणात्मक तत्व है। हैलोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। 123 नंबर प्रश्न है, अम्लगम किसकी मिश्र धातु है? इसका सही आंसर है पारा। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। जैसे पारा और चांदी के मिश्रण को उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दंत भरने के लिए किया जाता है। 124 नंबर प्रश्न है, एल्केडोलाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील होता है। क्षार जो कि पानी को घुलनशील है एल्केलाइड कहलाता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह अम्ल के विपरीत होता है। क्षार लिटमस पेपर का रंग बदलकर नीला कर देता है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। CaOH का होल 2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2 यानी कि बुझा हुआ चूना, ये याद रखिएगा CaOH2 और ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है CaOCl2। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। वर्तमान में 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। 127 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। 128 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही आंसर है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। जाइमेज एंजाइम एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेपण। तो सही आंसर डी हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन या यस्दीकरण एक धातु कार्मिक प्रक्रम है। इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण अर्थात जंग लगना रुक जाता है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं है, जबकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। इसके विस्फोट होने की संभावना रहती है। 131 नंबर प्रश्न है, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। दबाव बढ़ाने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। किसी अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 132 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्य लंबी दूरियों तथा गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं की बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। 133 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति
न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा कांच में से। प्रकाश निर्वात और पारदर्शी माध्यमों में संचरण कर सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक तथा ठोस में सबसे कम होता है। यही जब बात करते हैं ध्वनि का तो वो ठोस में अधिक और निर्वात में सबसे कम मतलब नहीं होता है वहाँ। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 2.99 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड, पानी में 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड और कांच में जो होता है 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। चौक का कार्य एक ट्यूब में आयनीकरण के लिए पर्याप्त उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है और आयनीकरण की स्थापना और पदार्थ के बाद ट्यूब में वोल्टेज को सीमित करना है। 135 नंबर प्रश्न है, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। वर्षा के द्रव को मुक्त पृष्ठ के कारण वह सिकुड़ कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर लेता है, क्योंकि किसी दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसलिए वर्षा की बूंद का आकार गोल होता है। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर ध्वनि जल से वायु में प्रवेश करेगी तो वेग, वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ और आयाम, मॉडुलस, यानी कि जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करता है तो आवृत्ति की मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि के चाल v = n लैम्डा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा v = n लैम्डा, यानी अतः आयाम, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है जब आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है। यह बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी के डेटा और प्रकाश प्रोसेसन के लिए हल्का, तेज और उपयोगी होता है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा कांच की रुई। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए कांच की रुई का प्रयोग किया जाता है। यह पिछले सिलिका कांच के विशेष विधि से छिद्रों से पारित करके इसकी महीन तार धागे नुमा वस्तु बनाई जाती है। इसे कांच को रेशा कहते हैं। कांच ताप अवरोधक और ध्वनि अवशोधक भी होती है। कांच की रुई वायुयानों, कूलरों, विद्युत भट्ठों में प्रयोग की जाती है। 139 नंबर प्रश्न है, घड़ी में कोटाज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। घड़ी में कोटाज क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। पीजो इलेक्ट्रिक का अर्थ है यह निचोड़ने पर एक निम्न विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करता है। जब वोल्टेज को प्रस्तुत किया जाता है तो कोटाज क्रिस्टल एक सटीक आवृत्ति पर दोलन करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 140 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो गया परावर्तन एवं अपवर्तन। पेरिस्कोप परावर्तन और अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। इन दर्पणों की परावर्तक सतह आमने सामने होती है, अतः ऊपर वाले सिर से प्रवेश करने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर नीचे की ओर आती है और दूसरे दर्पण द्वारा परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करती है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धोपात तथा सैनिकों द्वारा शत्रु की गतिविधियों का ज्ञात करने के लिए होता है। अब फिर से ये गणित का प्रश्न आ गया। दो पासों को एक साथ फेंकने में कुल 7 प्राप्त होने की संभावना क्या है? तो इसको देख लीजिए जल्दी जल्दी। मान लीजिए घटना, इसको 2 पासे को भेजेंगे तो 6 गुना 6 करेंगे 36 होगा। 7 प्राप्त होने के लिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, इसको यानी कि इसको काउंट करिए 1 2 3 4 7 6 हो गया। 6/36 1/6 हो गया। log b a गुना log c b, इसको बराबर करने पे क्या करेंगे? log e x बराबर, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो कुल अक्षर 5 है। डबल अक्षर क्या आ रहा है? पी का संख्या कितना है? 2 बार, तो ऊपर में 5 का ले लीजिए और नीचे में 2 का ले लीजिए। तो 5
गुना 4 को परमुटेशन इसमें लगाएंगे, 5 गुना 4 गुना 3, ये नीचे 2 कर दिए जाएगा। उसके बाद 144 नंबर प्रश्न, यदि 2 पर पावर x और 3 पर पावर y हो तो z पर पावर -6 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधे सबको r मान लीजिए। r मानने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। एक वर्ग का विकर्ण 4√4 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से दुगुना है, तो पहले वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर, तो भुजा हो गया 4√4 यानी क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुना 16 यानी 32 सेंटीमीटर, तो भुजा हो गया 32 का रूट 4√2 यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका। तो जीएस का पोर्शन यहाँ पे समाप्त हो गया। गणित के लिए हम इन जितने भी इस बुक में जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे उसमें काफ़ी समय लगेगा, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ जीएस का ही डिस्कस करें। अगर ऐसे नज़र चल जाता है तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इस सभी प्रश्न को हम एक अलग सीरीज के माध्यम से अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको कम समय में सटीक से सटीक उत्तर तक पहुंचा जा सके। आपको अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साथ जितने भी ग्रुप मेंबर हैं सभी को शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।